हमारे पास में क्वेश्चन है फाइंड nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट वन इज y इक्वल टू e की पावर ax प्लस b एंड सेकंड वन इज y इक्वल टू a रेज टू x। ठीक है, तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर ax? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। बेटा आप ठीक है, अब क्लियर है आप लोग को वॉइस? यस मैम। ओके, तो आप लोग बताओ कि e रेज टू ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर आप उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? e की पावर ax प्लस b को डिफरेंशिएट करके a इंटू ए की पावर x प्लस बी e की पावर x प्लस बी। नहीं बेटा, आप दोबारा से बताओ, आपने क्या बताया? a इंटू a इंटू e की पावर प्लस। ठीक है, तो हमारे पास में ये a क्यों आया है यहाँ पे? मैम बिकॉज x था पीछे से, तो उसका डिफरेंशिएशन होके बना जाएगा। सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x का e की पावर x। ठीक है, e की पावर x ऐसा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करें या इंटीग्रेट करें हमें e की पावर x ही मिलता है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू e रेज टू ax प्लस b है, इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम dy से भी डिनोट करते हैं, y1 से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, आपकी चॉइस है कि आपको क्या लिखना ज्यादा सुटेबल है। तो हमारे पास में एक बार डिफरेंशिएट करके आएगा a इंटू e की पावर ax प्लस b। ठीक है, हमें nth ऑर्डर कोएफिशिएंट फाइंड करना है तो हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है, इस a ऑलरेडी हमारे पास में है, e की पावर ax प्लस b को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो a इंटू a हमारे पास आएगा a स्क्वायर एंड e की पावर ax प्लस b का डिफरेंशिएशन e की पावर ax प्लस b इंटू a, वो a और ये a मिलके हमारे पास में a स्क्वायर आ गया। ठीक है, for finding third order coefficient we again differentiate this, तो हमारा थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आएगा y3 a क्यूब e की पावर ax प्लस b। ठीक है, अगर मैं इसमें आपसे फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पूछूं इसका, तो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या आएगा इसका? इसको आप एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? गुड बेटा, ठीक है, e की पावर 4 e की पावर ax प्लस b हमें मिलेगा। तो आप लोग एक चीज देखो कि जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वहां पर a की पावर में 1 है। बेटा अपना माइक म्यूट कर लो। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में a की पावर 1 है एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में 2 है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में a की पावर में 3 है एंड वी नो इन फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वी शुड हैव a की पावर 4 a की पावर ax प्लस b एंड अगर फिफ्थ ऑर्डर भी अगर हम निकालें तो a की पावर 5 ax प्लस b आएगा। ठीक है, तो ऐसे बार बार तो हम निकालेंगे नहीं, लेकिन हम जनरलाइज करेंगे, हम नोटिस करेंगे कि क्या कॉमन है इनमें। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर में a की पावर 1 है, सेकंड ऑर्डर में 2 है, थर्ड ऑर्डर में 3 है, फोर्थ ऑर्डर में a की पावर में 4 है। तो इट मींस अगर हमें nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना होगा तो nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में a की पावर में n होना चाहिए। बाकी देखो e की पावर ax प्लस b तो कॉमन है फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में, थर्ड ऑर्डर में, फोर्थ ऑर्डर में, तो e की पावर ax प्लस b तो आना ही आना है। बस जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर क्या आएगी ये हमें सोचना था। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हमने लिया था, तो a की पावर्स को हम नोटिस करेंगे तो वहां से हम उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर में 1 है, सेकंड में 2, थर्ड में 3, सो इन nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट a रेज टू n हमारे पास में होगा। ठीक है, तो ये ही काम आपने इस एक्सरसाइज में करना है कि हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। मींस अब ये तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, कभी आपके पास में प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन होंगे, उसका आपने nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना होता है। कभी जैसे जनरल टर्म आपके पास में आ गया, ठीक है, जैसे आपके पास में ये जनरल आपके पास में nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। ठीक है, इसकी हेल्प से अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका 40th ऑर्डर, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज 40th ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस फंक्शन, तो 40th ऑर्डर क्या होगा बताओ? a की पावर 40 e की पावर 40 e की पावर ax प्लस b। ठीक है, तो अगर आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 10th ऑर्डर फाइंड करो, 20th ऑर्डर फाइंड करो, तो हम
उतने तक नहीं जाते हैं, हम ये कर लेते हैं कि 2-3 डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करके उनमें क्या सिमिलरिटी है, हम उसको कैसे जनरलाइज कर सकते हैं, हम ये चेक करते हैं, ठीक है। तो हम जनरल टर्म निकाल लेंगे, तो n अगर 20th ऑर्डर कोएफिशिएंट फाइंड करना है तो n इक्वल टू 20 पुट कर लेंगे, 40th ऑर्डर है तो n इक्वल टू 40, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में लेकिन कुछ स्टैंडर्ड जो है, कुछ रिजल्ट्स हमें याद रखने पड़ेंगे कि nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट e की पावर ax प्लस b का, क्योंकि अगर आपके पास प्रोडक्ट, ठीक है, जब हमारे पास में जैसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको उस टाइम पे बताऊंगी, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था। आप देखो सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल टू a की पावर x। तो सबसे पहले आपको a की पावर x का डिफरेंशिएशन आना चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू x। क्या होता है a की पावर x का डिफरेंशिएशन? a to the power x log e base a. और अगर मैं आपसे a की पावर x ना पूछ के a की पावर 2x पूछती, तब क्या होता आंसर? a की पावर 2x का x into 2. बेटा एक बार आप दोबारा से, 2x into 2. ठीक है, a की पावर 2x, 2 भी आता और साथ में log a तो आता ही आता ना हमारे पास में, तो एक एक्स्ट्रा आता कि 2 into ax into log a आता, ठीक है। Into 2. 2 into a की पावर x into log a, क्योंकि आप a की पावर 2x का Okay. करोगे, a की पावर 2x आएगा 2x. हमारे, a की पावर 2x into log a आएगा, फिर 2x का अगेन करेंगे a की पावर 2x। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस कट रही है। बेटा एक्चुअली यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही है, उस वजह से वॉइस ब्रेक हो रही है। इंटू 2 भी आएगा। अभी ठीक है, वॉइस क्लियर है अभी? Yes, ma'am. ओके बेटा, ठीक है। तो a की पावर 2x का 2 इंटू ए की पावर 2x इंटू लॉग a आएगा, ठीक है। तो आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन जो भी है, सबसे बेसिक है कि आपको उसका डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन पता है तभी आप उसका nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी फाइंड करोगे, ठीक है। तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको y1 से डिनोट करते हैं। y1 इज a रेज टू x log a एंड y2 इट मींस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। व्हेन वी डिफरेंशिएट y1 अगेन देन वी गेट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है। तो log a तो कांस्टेंट है, जब आप a की पावर x log a को डिफरेंशिएट करेंगे, log a हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। log a तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का अगर कांस्टेंट इनटू समथिंग कोई भी फंक्शन होता है तो कांस्टेंट डायरेक्टली हमारा बाहर आ जाता है, ठीक है। log a इनटू ddx ऑफ ax हमारे पास में होगा, कांस्टेंट सीधे हमारा बाहर आएगा, log a इनटू ddx ऑफ a रेज टू x। फिर a रेज टू x का हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू x इज a रेज टू x इनटू log a, ठीक है। तो log a यहां से भी आएगा, a की पावर x है, log a एक पहले से भी था, तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके log a होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अब थर्ड ऑर्डर को समझना भी, अगर आपको सेकंड ऑर्डर समझ में आ गया तो थर्ड ऑर्डर भी समझ में आ जाएगा। अगर आप log a स्क्वायर अब कांस्टेंट है उसको डायरेक्टली बाहर ले लेंगे, a की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे, एक और log a आएगा, log a स्क्वायर इनटू log a हमारा हो जाएगा log a क्यूब, ठीक है, एंड a रेज टू x तो हमारे पास में रहेगा। तो ऐसे ही अब नोटिस करते हैं कि यहाँ पे क्या हमारे पास में हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में log a की पावर में 1 है, log a की पावर 1 है, एंड इन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट log a स्क्वायर है, ठीक है, एंड इन थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट log a क्यूब है। तो अगर हम फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी लिखेंगे तो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, a की पावर x इंटू log a पावर 4, log a पावर 4, ठीक है। एंड फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा a रेज टू x log a रेज टू 5, ठीक है। सिक्स्थ ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट a की पावर x log a रेज टू 6। तो सिमिलरली व्हेन वी जनरलाइज दिस कोएफिशिएंट्स तो हमारे पास में nth ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में देखो log a की पावर 1 है, यहाँ पे 1 है तो पावर में भी 1 है, यहाँ 2 है तो पावर में भी 2 है, यहाँ 3 है तो पावर में भी 3 है। तो हमारे पास में जो nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा वहां पे भी जो log a की पावर होगी वो n होनी चाहिए। a की पावर x तो सब में कॉमन है, देखो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, तो a की पावर x कॉमन था। बाकी log a की पावर्स को हमने चेक किया कि फर्स्ट ऑर्डर में 1 पावर है, सेकंड ऑर्डर में 2 पावर है, थर्ड ऑर्डर में 3 पावर है, तो nth ऑर्डर में log a की पावर n होनी चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम में आपके पास में जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपने, जैसे अभी हम sin x cos x की भी देखेंगे, ये तो इस एक्सरसाइज के सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है। बाकी आपको बस इसमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए, अदरवाइज ये एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है।
आप लोगों का जब कॉलेज खुलेगा बेटा तो आप लोगों के मींस इस बार इंटरनल आपके आप लोगों का इंटरनल टोटल कितने मार्क्स का होता है पता है आपको? 20। 20। ठीक है, 20 मार्क्स का जैसे आपका इंटरनल है, तो अभी जैसे हमारी इस बीच विंटर वैकेशन में हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोगों का कॉलेज खुलेगा, मैं आप लोगों का फर्स्ट आप लोगों के 4 इंटरनल, एक जैसे मैं आप लोगों से 4 इंटरनल लूंगी, 5 मार्क्स। ठीक है, फर्स्ट यूनिट है, तो जो जब आप लोगों का कॉलेज खुलेगा, अब कॉलेज खुलते ही सीधे नहीं लूंगी, आप लोगों को थोड़ा टाइम दूंगी। कॉलेज खुलने के हाँ फर्स्ट वीक में मैं आप लोग का 5 मार्क्स का इंटरनल लूंगी। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट यूनिट में लिमिट, डिफरेंशिएटिव, कॉन्टिन्यूटी के जो क्वेश्चंस है, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची थ्योरम, आप लोग फर्स्ट यूनिट को पढ़ लेना। कॉलेज खुलने के बाद मैं आप लोगों का फर्स्ट यूनिट का टेस्ट लूंगी, फिर जब हमारी सेकेंड यूनिट हो जाएगी, फिर इसका मैं फिर 5 मार्क्स का इससे लूंगी। तो ऐसे मैम करके आपकी आवाज नहीं सुनाई दी। बेटा मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि कॉलेज खुलने के बाद आप लोगों का जैसे फर्स्ट यूनिट अभी हमारी हुई है, तो मैं आप लोगों का फर्स्ट यूनिट का 5 मार्क्स का इंटरनल लूंगी। ठीक है, तो आप लोगों का एक इंटरनल नहीं होके 4 इंटरनल होंगे, 5 मार्क्स। जब सेकेंड यूनिट हो जाएगी तो हम सेकेंड यूनिट का इंटरनल लेंगे। तो आप लोगों को मैं पहले से ही इन्फॉर्म कर रही हूँ तो कि आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट को पढ़ना है अभी छुट्टियों में, और कॉलेज खुलने के बाद आपका फर्स्ट यूनिट का टेस्ट। मैम प्लीज रिपीट कर दीजिए, आपने क्या कहा? बेटा मैं आप लोगों से ये बोल रही हूँ, आप लोगों का जैसे 20 मार्क्स का इंटरनल है, तो आप लोगों का 20 मार्क्स का सिर्फ एक पेपर ना होके 4 पेपर होंगे, 5 मार्क्स। ठीक है, तो जो पहला इंटरनल है वो मैं फर्स्ट यूनिट से लूंगी। जैसे ही आप लोगों का कॉलेज खुलेगा, तो कॉलेज खुलने के बाद के फर्स्ट वीक में मैं आप लोगों का 5 मार्क्स का इंटरनल लूंगी फर्स्ट यूनिट से, जिसमें क्वेश्चन आप लोगों के सिर्फ फर्स्ट यूनिट से दूंगी। ठीक है, फिर जब हम सेकेंड यूनिट पढ़ लेंगे, फिर सेकेंड इंटरनल लूंगी। तो अभी मैं आप मैम आप लोगों अलग अलग यूनिट का टेस्ट लेंगे? किसका क्या पूछ रहे हो बेटा? किसी को कुछ पूछना है और बस मैं आप लोगों मैम को आपकी आवाज बीच में कट रही है ना। ओके बेटा, तो मैं आप लोगों को ग्रुप में मैसेज करके भी बता दूंगी, जिसको अच्छे से समझ में मैम नहीं। आपकी आवाज बीच में कट रही है ना, तो आवाज नहीं आ रही है। अच्छा बेटा, वो नेटवर्क इशू की वजह से ही हो रहा है, तो मैं आप लोगों को, कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में आप लोगों को मैसेज कर दूंगी, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यस मैम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ax प्लस बी की पावर m, इसका जो nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और इसका रिजल्ट भी आप लोगों ने याद रखना है कि अगर हमारे पास में, अब यहाँ पे सिंपल ये x की पावर m भी हो सकता था, मैंने सिंपलेस्ट क्वेश्चन ना लेके मैंने ax प्लस बी की पावर m को दिया हुआ है। आप लोग x की पावर m का भी nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग खुद से ट्राई करना कि x रेज टू m का nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमारे पास में क्या आएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, आप लोग मुझसे कल पूछना, नहीं कि आप लोग प्रैक्टिस, मुझे नहीं पता कि आप लोग प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो हमारे पास में क्वेश्चन है ax प्लस बी रेज टू m। ठीक है, यहाँ पे गिवन है कि m इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इट मींस पॉजिटिव इंटीजर मींस 1 2 3 4 5 अप टू सोन हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इसका nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा इसका, इसको आप लोग x की पावर m का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है बेटा x की पावर m का डिफरेंशिएशन, और m x की into पावर x m की का पावर इंटीग्रेशन m क्या minus होता है, 1। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू m? x की पावर x m की plus 1 पावर upon m plus अपॉन m m प्लस x 1। m minus 1 x की m पावर x m plus 1 upon m plus 1। ठीक है बेटा, गुड। ठीक है, तो हमारे पास में y1 को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो m इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू m माइनस 1 आएगा। फिर अगेन ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे चैन रूल से, तो इंटू ए आएगा। ठीक है, उसको मैंने आउट सबसे फ्रंट में लिखा हुआ है a इंटू एम ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस 1। ठीक है, तो ये तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, 11 12th में आप लोगों ने डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि हाउ डू वी गेट y1। ठीक है, तो y2 के लिए हम अगेन y1 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो a m तो हमारा अब कांस्टेंट है, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ax प्लस बी रेज टू m माइनस 1। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा m माइनस 1 इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस 2 इंटू ए बी हमारे पास में आएगा, इंटू ए आएगा।
तो ये a हमारा जो पहले वाला a था उससे मल्टीप्लाई होगा तो वो a स्क्वायर बन गया, ठीक है, और ये m भी पहले से था, तो फाइनली हमारा जो डिफरेंशिएशन आया वो आया है a स्क्वायर m इंटू m माइनस 1 इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस 2। देखो इससे पहले वाले केसेस में जनरलाइजेशन बहुत आसान था, जैसे e की पावर ax के केस में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में a इंटू e की पावर ax आ रहा था, एंड सेकंड ऑर्डर पे a स्क्वायर इंटू e की पावर ax आ रहा था, थर्ड ऑर्डर पे a क्यूब इंटू e की पावर ax आ रहा था। मीन्स हम लोगों के लिए जनरलाइज करना बहुत आसान था कि a की पावर में 1 2 3 ये चेंजेस हो रहे थे, बाकी फंक्शन e की पावर ax था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे पहले में a m इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस बनाया है, सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में a स्क्वायर इंटू m माइनस 1 इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस 2 आया। अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में आएगा, इस वाले टर्म को आप डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो डायरेक्टली हमारा डिफरेंशियल को फंक्शन से बाहर आ जाता है, तो ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस 2 का डिफरेंशिएशन आएगा m माइनस 2 इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस, ए एक्स प्लस बी को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू ए हमारे पास में आएगा, तो जो ये a हमारे पास में आएगा ये a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके a क्यूब हमारे पास आएगा, ठीक है। तो m इंटू m माइनस 1 भी ऑलरेडी ये कांस्टेंट पहले से था, m माइनस 2 अभी आया है। अब देखो इसमें हम जनरलाइजेशन करने के लिए आपने अच्छे से देखना पड़ेगा कि कैसे जनरलाइज करें इसमें। फोर्थ ऑर्डर में भी हमें पता है कि फोर्थ ऑर्डर अगर मैं यहाँ पे लिखती तो वो होता, इसका फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर हम लिखते तो वो होता a की पावर 4 m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू m माइनस 3 ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस 3। ठीक है, तो अगर आप लोग नोटिस करो, जो हमें क्योंकि जनरलाइज करना है तो कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी हमने देखनी होगी। देखो जब यहाँ पे y1 है तो जो a एक्स प्लस बी की पावर m माइनस 1 है, ठीक है। जब यहाँ पर 2 है सेकेंड ऑर्डर पे तो यहाँ पे m माइनस 2 है, ठीक है। जब यहाँ पर 3 है थर्ड ऑर्डर कोएफिशिएंट में तो ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस 3 है। तो इतना तो हमने नोटिस कर लिया कि जो m माइनस होना है जो यहाँ पे सफिक्स में है वो ही माइनस होना है, ठीक है। तो nth ऑर्डर में भी इतना तो पता है कि ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस जो यहाँ पे सफिक्स में है, यहाँ पर देखो सफिक्स में है n, तो n हम माइनस करेंगे तो m माइनस n आएगा। ये चीज समझ में आया इतना कि पावर में ए एक्स, सिर्फ ये वाले टर्म की मैं बात कर रही हूँ, ये वाला टर्म तो समझ में आया होगा ना कि ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस 1 है फर्स्ट, ठीक है। तो nth ऑर्डर में m माइनस n आ गया हमारा। अब देखते हैं कि a की पावर्स में क्या सिमिलरिटी है। देखो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में a की पावर 1 है, सेकंड ऑर्डर पे a की पावर 2 है, थर्ड ऑर्डर में a की पावर 3 है, तो nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में a की पावर n होनी चाहिए, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा। लेकिन m के जो प्रोडक्ट वाला टर्म है इसको हम कैसे लिखे हैं, देखो ये देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पे ओनली m है और सेकंड ऑर्डर पे m इंटू m माइनस 1 है, थर्ड ऑर्डर पे m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 है, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, जब 3 है तो जो m माइनस 2 तक जा रहा है, मीन्स एक कम तक जा रहा है। जब यहाँ पे सेकंड ऑर्डर था तो वहां पे m माइनस 1 तक जा रहा था, तो इट मीन्स अगर y4 को भी आप लोग लिखते, y4 अगर हम लिखेंगे इसमें तो मैं सिर्फ m की, मैं प्रोडक्ट वाले टर्म की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो y4 के केस में आता m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 देखो यहाँ पे सफिक्स में 4 है तो हम 3 तक जाएंगे, जैसे यहाँ पे सफिक्स में 3 था तो m माइनस 2 तक था, सफिक्स में 4 है तो एक और टर्म आएगा m माइनस 3, बस इतने टर्म आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया a की पावर n m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2। अब देखो तो अगर y की पावर n को अगर आप लिख रहे हो तो n से एक कम यानी कि n माइनस 1 तक जाएगा, ठीक है। m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू m माइनस 3, m माइनस m में से क्या माइनस करेंगे, n से एक छोटा नंबर, n से एक छोटा नंबर इट मीन n माइनस 1 हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो m माइनस n माइनस 1 आ गया। तो आप लोग इस चीज को दोबारा से आज ये चीज देखना कि कैसे हमने इसको जनरलाइज किया, फिर अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तब आप लोगों से दोबारा पूछना कि कैसे हमने इसका जनरलाइजेशन किया, ठीक है। तो हमने इसको yn को लिख दिया जनरलाइज करके, yn हमारे पास में ये आया। देखिए इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे ताकि हम बाकी चीजें भी फाइंड कर सकें, क्योंकि अभी ये बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म में आया हुआ है। इसको हम कोशिश करते हैं कि इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं।
ठीक है, तो हमारे पास में आप लोगों को याद है फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल n का एक्सपेंशन आता है किसी को? फैक्टोरियल n का एक्सपेंशन आता है बेटा किसी को भी क्लास में? यस बताओ। m m into m minus 1 into m minus 2 ऐसे करके जाती रहेगी सीरीज। हाँ, यहाँ लास्ट पे m कहाँ का तक लास्ट जाती है? m minus m तक, नहीं बेटा, m आपने minus n, आपने m minus स्टार्ट n minus लास्ट कहाँ तक जाएगा ये लास्ट फैक्टोरियल? 1 तक जाता है। लास्ट में 1 1 तक जाता है, ठीक है। अगर फैक्टोरियल m को हम एक्सपेंड करते हैं तो वो होता है m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 अप टू सोन 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर आप लोग देखो m इंटू m माइनस 1 है, फिर m माइनस 2 है, फिर m माइनस 3 होगा, फिर m माइनस n माइनस 1 आ रहा है। लेकिन ये फैक्टोरियल m तब बनेगा जब इसके बाद में इससे छोटा, यानी कि अब हाँ वैसे चलो जो ये m माइनस n माइनस 1 है, अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो हमें मिलेगा m माइनस n प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा m माइनस n प्लस 1 का, वो होगा m माइनस n। इसका नेक्स्ट टर्म होना चाहिए फैक्टोरियल बनाने के लिए m माइनस n, और उसका नेक्स्ट टर्म m माइनस n माइनस 1। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं न्यूमिनेटर को फैक्टोरियल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? m माइनस n इंटू m माइनस n माइनस 1 अप टू सोन 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो मैंने उसी से मल्टीप्लाई किया, मैंने m माइनस n से मल्टीप्लाई किया है, m माइनस n माइनस 1 से अप टू सोन 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इससे न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में डिवाइड भी करना पड़ेगा, अदरवाइज दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसी चीज से जिससे मल्टीप्लाई किया था उससे डिवाइड भी कर दिया, m माइनस n माइनस 1 अप टू सोन 3 इंटू 2 इंटू 1। ये दोनों टर्म सेम है, ठीक है, दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो जो हमारा ऊपर वाली लाइन में है सेम टर्म हमें मिलेगा। हमने ये काम क्यों किया है? क्योंकि हम न्यूमिनेटर को फैक्टोरियल के टर्म पे लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब न्यूमिनेटर में m इंटू m माइनस 1 अप टू सोन 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल m, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में भी कुछ फैक्टोरियल बन रहा है, ये है m माइनस 1 m माइनस n, उसका नेक्स्ट टर्म है m माइनस n माइनस 1, उसका नेक्स्ट रहा होगा m माइनस n माइनस 2 अप टू सोन 3 इंटू 2 इंटू 1 तक चलता है, ठीक है। तो इट मीन्स ये हो गया हमारा फैक्टोरियल m माइनस n, फैक्टोरियल m माइनस n, ठीक है बेटा। आप लोगों को हो सकता है ये डाउट हो, आप लोगों ने 11th 12th में जो फैक्टोरियल का नोटेशन पढ़ा होगा, फैक्टोरियल m को ऐसे भी डिनोट करते, और हो सकता है कि आप लोगों ने ये वाला नोटेशन पढ़ा होगा, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला नोटेशन ज्यादा, अब आप लोग हैबिट बनाना कि फैक्टोरियल को ऐसे ना लिख के ऐसे लिखो, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कभी कभी जब हम जल्दीबाजी में लिखते हैं, तो अगर ये हमारा फैक्टोरियल 1, अगर चलो सपोज अगर फैक्टोरियल 2 हम लिखे 2 फैक्टोरियल, तो कभी कभी जल्दीबाजी में क्या हो जाता है कि ये सही से नहीं दिख के ये 21 हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये वाला नोटेशन लिखने की आप हैबिट बनाओगे तो फैक्टोरियल 2 तो ऐसा होगा, ठीक है। तो कभी भी डाउट नहीं होगा कि 2 फैक्टोरियल 2 21 जैसा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग अभी अब से अपनी हैबिट बनाना कि फैक्टोरियल को आप लोग ऐसे लिखो, ये एल बनाते हैं, फिर ये एन, ठीक है। तो हमारे पास में न्यूमिनेटर हो गया a रेज टू n फैक्टोरियल m, अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया फैक्टोरियल m माइनस n। तो हमारा nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आया इस फंक्शन का a रेज टू n फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m माइनस n इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू m माइनस n, ठीक है। लेकिन कंडीशन थी कि m इज पॉजिटिव इंटीजर। अब अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ एक्स क्यूब के लिए, आप लोग मुझे बताओ, अगर कोई फंक्शन आपके पास में एक्स क्यूब है, अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब आपके पास में क्वेश्चन है, तो इसका एक्स क्यूब का आप लोग मुझे बताओ कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या आएगा? y1 क्या आएगा? 3x स्क्वायर आएगा। और y2 क्या आएगा? ये तो आया 6x आया। और y3 क्या आएगा? 6। y4 0 y5 0 इट मीन्स आपको क्या पता चल रहा है कि देखो, अगर हमारे पास में एक्स क्यूब था, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर, चलो ये मैं लिख भी दे रही हूँ कि दिस इज y1 एंड दिस इज y2, दिस इज y3, दिस इज y4,
सिवा वाईफाई इनके लिए ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास में क्या हो रहा है, जो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट था वो 6 आया, ठीक है, यानी कि कुछ कांस्टेंट आया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अगर पावर 3 है, एक्स क्यूब है, तो उसका जो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है वो कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो एक्स क्यूब है तो इट मींस थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट कांस्टेंट आ जाएगा, तो उसके हायर ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर हो, फिफ्थ ऑर्डर हो, सिक्स्थ ऑर्डर हो, कुछ भी हो, आपको पता है कि एक बार कांस्टेंट आ गया तो अब आपको उसको कितनी भी बार डिफरेंशिएट करो आपको 0 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के लिए आप लोग एक चीज याद रखना, जब हमारे पास में देखो यहाँ पे, लेकिन ऐसा कब हुआ, जब ये m अगर हमारे पास में देखो, जैसे जैसे ये था हमारे, हाँ, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, सेकंड ऑर्डर, यहाँ पे जैसे एक्स क्यूब है, ठीक है, जब तक मैं फर्स्ट ऑर्डर, जब मैंने उसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो कुछ ना कुछ वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, अभी भी वेरिएबल है, 2 बार डिफरेंशिएट करने में भी कुछ वेरिएबल आ रहा है। तो जब उसको हम जितनी उसकी पावर है उससे कम बार डिफरेंशिएट करते हैं तो कुछ ना कुछ फंक्शन मिलता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे 3x² मिला, फिर 6x मिला, जब हम 3 से कम बार कर रहे थे, यानी कि एक बार या 2 बार कर रहे थे, लेकिन जब उसको हमने 3 बार करा तो कुछ कांस्टेंट मिलता है, ठीक है, और जब उससे ज्यादा बार करते हैं तो 0 मिलता है। तो इट मींस आप इस पॉलिनोमियल के लिए भी आप इसको जनरलाइज कर सकते हो कि ax प्लस b की पावर m को, अगर यहाँ पे इसको nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट पूछा हुआ है, ठीक है, अगर n आपका बड़ा होगा, स्ट्रिक्टली बड़ा होगा m से, यानी कि जैसे n बड़ा कब हुआ है, जैसे यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अगर उसको मैं 4 टाइम डिफरेंशिएट करती हूँ पावर 3 को, तो इट मींस n ग्रेटर देन m का केस है, तो तब हमारे पास में आंसर क्या आ रहा है, 0। तो इसी में अब हम नीचे सब केस देखेंगे, और जब m इक्वल टू n, यानी कि जब उसको पावर 3 है उसको आप 3 टाइम्स